अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शंदूर टॉप से फंडर वैली तक का तमाम इलाका, और यहाँ मौजूद जो दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है जिसे शंदूर पोलो ग्राउंड कहा जाता है वो भी दिखाएंगे। और उसके अलावा यहाँ जो बहुत बड़े घास के मैदान हैं और मैदानों में चरते हुए खूबसूरत याक, जो बहुत बड़ी जो बर्फ़ानी भैंसें होती हैं वो दिखाएंगे। और यहाँ को मौजूद तमाम जो वादियाँ हैं जो इस रास्ते में आती हैं शंदूर टॉप से फंडर वैली तक। तो आए नाजरीन, इस वक्त हम जा रहे हैं शंदूर की जमी हुई झील देखने, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत बुलंद झील है। और नाजरीन, यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे वाक़या है। तकरीबन 12,140 फुट के करीब ये शंदूर झील है। तो इस वक्त हम झील के करीब पहुँच चुके हैं और यहाँ मैं कोई बेहतरीन जगह ढूंढ के जहाँ वहाँ जीप रोकता हूँ और ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ से दोनों तरफ तकरीबन दरमियान वाला एरिया हो, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन व्यूज़ जो हैं वो नज़र आ सकें। तो नाज़रीन, ये मेरे सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं ये झील है और यहाँ मैंने इस वक्त दरमियान में जीप खड़ी कर दी है। और हस्बे साहब का मेरी जीप के साथ अपनी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें मैं अपने साथ रखता हूँ। देख सकते हैं जीप के अंदर मैंने एक 125 मोटरसाइकिल भी रखी हुई है। और आज मैं ये भी बताऊँगा कि मैं जीप क्यों साथ में मोटरसाइकिल भी रखता हूँ। तो नाज़रीन, ये जमी हुई झील है और इस वक्त ये 5 मई है। और ये अंदाज़ा करें कि जब सर्दी होती है तो ये नवंबर दिसंबर और जनवरी बल्कि फरवरी तक भी ये पूरी झील जमी होती है। सर्दियों में इस झील तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता है। एक दफ़ा मैंने यहाँ आने की कोशिश की थी सर्दियों में, मगर मुझे रास्ते में जो गुलाम गुली इलाका है वहाँ से मुझे लोगों ने मना कर दिया सख्ती से, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि अगर आप वहाँ पहुँच गए, खुदा न खास्ता शदीद बर्फ़बारी हो गई तो वहाँ आपके अलावा कोई दूसरा इंसान होगा नहीं, और अगर बर्फ़ में फंस गए तो फिर जान जाने का भी ख़तरा होता है। और दूसरा ये कि सर्दियों में यहाँ और ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा तकरीबन -40-50 तक चला जाता है। इसलिए फिर हमारे जैसे मैदानी इलाके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। और नाज़रीन, इस वक्त ये मई की 5 तारीख है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी तकरीबन कोई 10 से 8-10 इंच जो है ना बर्फ़ वो झील की सतह के ऊपर जमी हुई है। और उसके साथ बहुत ज़्यादा घास है जो झील की सतह के ऊपर तैर रहा है। और ये बर्फ़ पिघलने से जब पहाड़ों से जो सूखी हुई घास आती है वो फिर झील की सतह पे तैर रही होती है। तो ये देख सकते हैं झील के साथ ये जो बर्फ़पोश चोटियाँ हैं और नीला आसमान, उसके साथ सफ़ेद बादल और ये बर्फ़पोश चोटियाँ, जमी हुई झील, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को अता की हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है और अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, हिम्मत दी है, तो आप लोग आया करें इन इलाकों में। और स्विट्ज़रलैंड जाने की बजाय ये इलाके स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत हैं। बस लोग उधर इसलिए जाते हैं कि वहाँ उनको थोड़ी सिक्योरिटी फील होती है। हालांकि मैं इन इलाकों में घूमता रहता हूँ, मैंने महसूस किया है कि ये लोग जन्नती हैं, यहाँ कोई चोरी डकैती नहीं होती, क्राइम रेट ज़ीरो होता है। तो नाज़रीन, इस वक्त देख सकते हैं बादल बन रहे हैं और मेरा मूड तो बन रहा था कि मैं रात को यहाँ कैंप लगाऊं, मगर जब बादलों का जो माहौल मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ बारिश हो गई तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं फिर बारिश में बाहर कुकिंग भी नहीं कर सकता, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। इसलिए मैं अब ये आपको ये लास्ट व्यू दिखा के ये देखें, इस वक्त 8 से 10 इंच जो बर्फ़ है वो झील के ऊपर जमी हुई है। और ये मई का महीना है और सर्दी में तो बिल्कुल ये पूरा एक मैदान की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बहुत ही खूबसूरती का मंजर पेश करती है। तो नाज़रीन, चलें, इस वक्त बादल जो है स्पीड से बन रहे हैं तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ शंदूर से आगे जा रहे हैं पोलो ग्राउंड की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ शंदूर पोलो ग्राउंड, जिसके पास ये टाइटल है कि शंदूर पोलो ग्राउंड दुनिया की सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है। और जब यहाँ मैच होता है तो फिर पूरी दुनिया से टूरिस्ट और पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट यहाँ ये मैच का ये फेस्टिवल देखने के लिए आते हैं और बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। यहाँ पे हर तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आते हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं और एक तरह का बहुत बड़ा ये मेला लगता है। तो ये जो शंदूर पोलो फेस्टिवल है ये 2 टीमों के दरमियान में होता है, 2 सूबों के दरमियान में। इसमें एक KPK का सूबा होता है और दूसरा ये गिलगित बल्तिस्तान का सूबा। और ये 7 जुलाई से 10 जुलाई तक ये फेस्टिवल रहता है और इसमें फिर बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं, यहाँ भरपूर रौनक होती है। और इस मौसम में तो मई में तो यहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल मैं तन्हा यहाँ सफ़र कर रहा हूँ। मगर फेस्टिवल के दिनों में क्योंकि टूरिज़म का सीज़न होता है तो फिर हर तरफ आपको टूरिस्ट नज़र आते हैं और ख़ासकर जो पोलो का मैच देखने के लिए भी, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है और इसके पास ये टाइटल है। और ये देखें, इस वक्त सामने पोलो ग्राउंड का एरिया नज़र आना शुरू हो गया है, मगर मैं यहाँ रोक के आपको ये खूबसूरत बादलों का
मंजर दिखाता हूँ। देखिए कैसा खूबसूरत नज़ारा है। तो इन पहाड़ों पे नीले आसमान पे ये चलते हुए सफ़ेद बादल, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वाकई बहुत खूबसूरत बनाया है। तो चले मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ शंदूर का पोलो ग्राउंड। तो यहाँ ये शंदूर की चौकी नज़र आ रही है और ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये एक चेक पोस्ट है, क्योंकि ये दोनों सूबों के बॉर्डर पे लगी हुई है और यहाँ हर आने जाने वाले टूरिस्ट को चेक भी किया जाता है। तो ये देखें नाज़रीन, इस वक्त हम पोलो ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। क्योंकि आजकल फेस्टिवल के दिन नहीं हैं, इसलिए फेस्टिवल के दिन अभी करीब हैं, तो इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। और अभी तो आप देख सकते हैं सामने झील का पानी भी ग्राउंड के अंदर आया हुआ है, मगर ये फेस्टिवल से पहले पहले फिर इसको मुकम्मल तैयार कर दिया जाता है और फिर ये बहुत खूबसूरती में बदल जाती है। शंदूर का पोलो फेस्टिवल बहुत मशहूर पोलो फेस्टिवल है, जो पूरी दुनिया में यहाँ सयाह आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से जो टूरिस्ट हैं यहाँ इस मैच को इंजॉय करने के लिए आते हैं और उसके साथ ये इलाका देखने के लिए आते हैं। और ये यकीन माने पाकिस्तान जो है स्विट्ज़रलैंड से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ सिर्फ जो लोग जाते हैं अपने जिनके पास वो फजूल पैसा होता है ज़ाया करने के लिए। हालांकि ये पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, स्विट्ज़रलैंड तो इसके सामने कुछ भी नहीं। तो ये देख सकते हैं इस वक्त ये अभी तैयारी के मराहल में है, क्योंकि आगे शंदूर का जो मौसम आ रहा है इसके फेस्टिवल का, तो इसलिए ये पत्थरों के साथ खूबसूरत रंग करके ये पाकिस्तान का परचम और ये वेलकम नोट्स लिखे जाते हैं पत्थरों के ऊपर, और फिर पहाड़ों पे पाकिस्तान का खूबसूरत परचम जो है वो बनाया जाता है। और ये देख सकते हैं सामने एक पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा ये पाकिस्तान का परचम बनाया गया है। नाज़रीन, जब ये शंदूर का पोलो फेस्टिवल होता है तो फिर इस तरह की कुछ रौनकें होती हैं। यहाँ पे हर तरफ लोग ही लोग नज़र आते हैं और ये पूरी जो ग्राउंड है ये चारों तरफ से लोगों से भरी होती है। और यहाँ फिर चित्राल की और गिलगित बल्तिस्तान की जो टीमें हैं वो आपस में मुकाबले करती हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंजॉय वाला माहौल बन जाता है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन मैचेस को और ये तकरीबन 3 दिन ये मैच जारी रहते हैं। 7 जुलाई से 10 जुलाई तक ये शंदूर का पोलो फेस्टिवल होता है, जो पूरी दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है और पूरी दुनिया में सबसे बुलंद पोलो मैच होता है। और यहाँ फिर ये आर्मी के जवान भी अपने अपनी महारत दिखाते हैं और पूरे ग्राउंड को चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि आर्मी के नौजवानों ने और पुलिस के नौजवानों ने चारों तरफ से इसको कवर किया होता है। वो सामने पहाड़ों के ऊपर पुलिस के जवान खड़े हैं और इसी तरह ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि यहाँ से बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से भी बड़े VIPs आते हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए। तो इस वक्त नाज़रीन हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं शंदूर के नीचे जो मैदान आते हैं उनकी तरफ। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं, कच्चा रास्ता है, टूटा फूटा रास्ता है, मगर टूरिज़्म के सीज़न में इसको थोड़ा प्लेन कर दिया जाता है, फिर कारें भी यहाँ तक आसानी से आती हैं। तो इस मौसम में थोड़ा रास्ता, क्योंकि बर्फ़ पिघलने से जो पानी नीचे आता है वो फिर बह बह के वो रास्ते को थोड़ा तोड़ फोड़ देता है और जो मैच से पहले फिर इस रोड को थोड़ा बुलडोज़र वगैरह चला के प्लेन कर दिया जाता है ताकि कारें भी यहाँ आसानी से पहुँच सकें। तो ये देखें नाज़रीन, इस वक्त हम नीचे प्लेन्स एरिया में पहुँच चुके हैं। यहाँ बहुत बड़े ग्राउंड हैं, जो बहुत बड़े मीडोज़ हैं, यहाँ घास के बहुत बड़े मैदान हैं और इन मैदानों में हज़ारों की तादाद में आपको ये बर्फ़ानी भैंसें चरती हुई नज़र आती हैं और ये बहुत खूबसूरत होती हैं। इनके ऊपर जो तकरीबन कोई 1-1 फुट लंबे बाल होते हैं, जो अल्लाह ताला ने इनको सर्दी से बचाने के लिए मौसम के लिहाज से इनको दिए होते हैं। तो ये देखें, ये चलता हुआ उसके बाल लहरा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। तो नाज़रीन यहाँ देखें, इनको अल्लाह ताला ने जैसे इलाके में पैदा किया है उसी लिहाज से इन इलाकों में फिर अल्लाह ताला ने ये जड़ी बूटियाँ भी पैदा की हैं जो ये खाते हैं। क्योंकि आपने पूरे सफ़र में देखा होगा कि आपको कोई यहाँ एक झाड़ी भी नज़र नहीं आती, सिर्फ यहाँ ये घास और ये छोटी छोटी कोई जड़ी बूटियाँ हैं जो ये चरते हैं और इनके लिए अल्लाह ताला ने ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जिनकी वजह से इनको सर्दी भी नहीं लगती। और उसके अलावा फिर इनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़े ये बाल दिए हैं जो इनके लिए कंबल का काम करते हैं और सर्दी में यकीन माने इनका ऐसा मंजर होता है। ये देख सकते हैं सामने बर्फ़ आपको नज़र आ रही है और ये बर्फ़ के साथ रहना पसंद करते हैं। और ये देखें, यहाँ गुलाबी फूल पूरे मैदान में भरे हुए हैं और ये इसके साथ ये रंग बिरंगी जड़ी बूटियाँ हैं। नाज़रीन, ये इतने हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले कोई भी जानवर हो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और ये उसमें ज़िंदा रहते हैं। आप देख सकते हैं इनके कानों के साथ टैग लगे हुए हैं, क्योंकि पहले यहाँ लोग इनको नजायज़ शिकार कर करके तबाह कर देते थे। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा इनका ख्याल किया है और इनके कानों के साथ टैग लगाए जाते हैं और इनकी गिनती होती रहती है और इनकी वाचिंग भी होती रहती है ताकि लोग इनको नजायज़ शिकार ना करें। और
और ये देखें इनके बाल, गर्मी जब शुरू होती है तो इनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब अगली सर्दी आएगी तो इनके फिर नए बाल आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इनको इस माहौल के मुताबिक इनको बनाया हुआ है, और गर्मी जब शुरू होती है तो बाल गिर जाते हैं और सर्दियों से पहले पहले नए बाल आ जाते हैं। और नाज़रीन, ये चारों तरफ ये बर्फ़पोश चोटियाँ हैं। और एक चीज़ मैं आपको याद करवाता चलूँ कि ये मई का महीना है। अगर आप जून जुलाई के महीने में यहाँ आएंगे तो इन चोटियों पे ये बर्फ़ बहुत कम रह जाती है, और चोटियों पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बर्फ़, वो भी मौसम के लिहाज से। अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर चोटियों पे भी वो आगे जाके संदूर टॉप पे बर्फ़ होती है, और नीचे ये मैदानी इलाकों के साथ ये जो पहाड़ हैं इन पे फिर बर्फ़ ख़त्म हो चुकी होती है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़े मैदान हैं। तकरीबन मुझे कम से कम घंटे से 1.5 घंटा हो गया है इस एक मैदान के साथ सफ़र करते हुए। और आप देख सकते हैं ये कैसी अल्लाह ताला इनके लिए ये जड़ी बूटियाँ भी पैदा की हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे मैदानी इलाकों में नहीं हैं, और ये घास भी हमारे मैदानी इलाकों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। और ये बहुत ही खूबसूरत मैदान है। इनमें इस मौसम में ये देखें गुलाबी फूल खिले हुए हैं, और ये ऐसा लगता है जैसे पूरा मैदान ही गुलाबी रंग का है। तो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो पानी बहता हुआ जा रहा है, ये मुख्तलिफ जगहों से दरिया का पानी कुछ इस इलाके से, कुछ उस साइड से, कुछ उस साइड से, ये मुख्तलिफ राहदारियाँ बनाता हुआ ये बहता हुआ जा रहा है। तो ये देखें नाज़रीन, हर तरफ आपको ये मैदान में नज़र आते हैं। और ये मैदान की इस वक्त मैं आपको हाफ लंबाई दिखा रहा हूँ। उस एरिए से यहाँ तक ये कैमरे का जूम मैंने आउट किया है, ये तकरीबन इस मैदान का आधा हिस्सा है। और ये मैदान की चौड़ाई है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, कई मीलों में इसकी चौड़ाई है और कई किलोमीटर्स में इसकी लंबाई है। तो ये रास्ता है जो संदूर की तरफ से इस तरफ आ रहा है, और ये देखें चारों तरफ ये बर्फ़पोश चोटियाँ हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है नाज़रीन। बहुत ही खूबसूरत है संदूर का इलाका, मगर चूँकि बहुत ज़्यादा दूर है और थोड़ा रोड कच्चा है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। तो मैं तो चूँकि मैं मस्तूज वाली साइड से आ रहा हूँ, और उस साइड से रास्ता ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप गिलगित वाली साइड से आएँ तो फंडर तक आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता मिलता है, और फंडर से आगे फिर कच्चा रास्ता है मगर साफ़ सुथरा है। यहाँ तक कार भी आ सकती है, थोड़ा सफ़र स्लो करना पड़ता है, मगर कार संदूर टॉप तक आती है गिलगित वाली साइड से, फंडर वाली साइड से। और मस्तूज वाली साइड से कार पे आने की गलती ना करें, वो रोड बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है। क्योंकि मेरे पास जीप है, इसलिए मैं पेशावर से मस्तूज की तरफ से, संदूर की तरफ से होता हुआ फंडर की तरफ जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये संदूर का इलाका जो है, इसकी बहुत ज़्यादा जो मुशाबत है वो मिलती है देवसाई के इलाके से। क्योंकि देवसाई का इलाका भी ऐसे, वहाँ पहाड़ थोड़े कम हैं और प्लेन ज़्यादा है, मगर हाइट उसकी यहाँ इससे संदूर से ज़्यादा हाइट है देवसाई की, और वहाँ ऑक्सीजन की कमी भी ज़्यादा है। ये देखिए इस वक्त यहाँ कुछ लड़के हैं जो मछली पकड़ रहे हैं। यहाँ ये जो पानी बहता हुआ जा रहा है, इसमें ट्राउट मछली होती है, जो कि इस इलाके की बहुत ही ताकतवर और बहुत जायकादार मछली होती है। ये ठंडे पानी की, बर्फ़ानी इलाके के में रहने वाली, ये ठंडे पानी में ज़िंदा रहने वाली बहुत ताकतवर मछली होती है ट्राउट। तो ये लड़के फ़िशिंग रॉड्स के ज़रिए मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मैंने जीप का दरवाज़ा खोल दिया है, क्योंकि मैं यहाँ याक के पास जाके उसकी रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, और ताकि अगर खुदा न खास्ता ये हमला करे तो मैं भागकर जीप के अंदर दाखिल हो जाऊँ। क्योंकि ये जंगली जानवर होते हैं, यहाँ इंसान इस मौसम में वैसे ही कम है, तो इसलिए ये बंदे को देख के ना तो डर जाते हैं और अटैक करने की कोशिश भी करते हैं। मगर ये तो बहुत मासूम और बहुत ही भलामानस जानवर है, बड़े मज़े से घास चल रहा है, इसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ ये एक बस मैंने देखी है, और ये तकरीबन मैंने रास्ते में पूछा था कि ये इस रूट पे सिर्फ 2 बसें रोज़ाना गुजरती हैं, जो मस्तूज वाली साइड से इधर से होती हुई गिलगित की तरफ जाती हैं। तो ये देखें नाज़रीन, रास्ता बहुत ही टूटा फूटा है, और कहीं पे तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई के साथ ऐसे टूटे रास्ते पे फिर 4 व्हील लगा के बड़ा स्लो सफ़र करना पड़ता है। तो इस वक्त नाज़रीन मैं बरसत वैली में एंटर हो चुका हूँ। दूर से जब नीचे की तरफ फंडर की तरफ सफ़र करते हैं तो ये बरसत वैली रास्ते में आती है, और ये बहुत खूबसूरत वादी है। यहाँ होटल्स भी हैं, और ये तकरीबन 10,720 फुट सतह समंदर से बुलंद है, और बहुत ठंडी वादी है, बहुत सरसब्ज वादी है। और नाज़रीन, अगर हम बरसत की तरफ से संदूर के रास्ते मस्तूज की तरफ जाएं तो याद रखें इस रास्ते में आपको बरसत के बाद लासपुर तक फिर कोई होटल वगैरह नहीं मिलता। तो ये इस वक्त हम टीरू की वादी में दाखिल हो चुके हैं। ये टीरू भी बहुत ही खूबसूरत वादी है, और ये तकरीबन बरसत से तकरीबन कुछ चंद 100 फुट हाइट इसकी कम है, मगर ये भी बहुत ज़्यादा ठंडी और खूबसूरत वादी है। और टीरू के बाद नाज़रीन ये यहाँ हम दरिया के साथ सफ़र करना शुरू कर देते हैं। नीचे बहता हुआ दरिया गिलगित बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है,
और इसके बाद फिर आगे सारी रौनक वाले इलाके शुरू हो जाते हैं और रोड भी तकरीबन बेहतरीन हो जाता है। यहाँ तक कार आसानी से आती है, कार तो संदूर तक भी जाती है, मगर फिर आगे बरसत से आगे फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। ये देखें नीचे बहता हुआ दरिया बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। नाजरीन, ये इस वक्त दरिया के सीधी तरफ जो आपको वादी नज़र आ रही है, ये हंदराब की वादी है और ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। हंदराब की वैली में बहुत खूबसूरत झीलें, आबशारें और बहते हुए खूबसूरत दरिया हैं। मैं आपको वो भी तमाम मनाजर दिखाता हूँ। और यहाँ तकरीबन 4-5 वादियाँ इकट्ठी हैं, जिसमें एक मशहूर जो है हंदराब की वादी है। उसके अलावा ये जहाँ गुलाम गोली की वादी है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये यहाँ के कुछ मनाजर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ बहते हुए चश्मे, नदियाँ, खूबसूरत दरिया और आबशारें, झीलें, ये हंदराब की वैली जो बहुत खूबसूरत वादी है। और ये इस वक्त दरियाए गिज़र के मुआवन जो छोटे छोटे चश्मे हैं जो जाके दरियाए गिज़र में गिरते हैं, ये वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत वादी है हंदराब की वैली। और यहाँ भी आपको होटल्स मिलते हैं। यहाँ आलूदगी कम होने की वजह से फिर आसमान का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। नीले आसमान पे ये सफ़ेद हरकत करते हुए बादल बहुत ही भले लगते हैं। तो नाज़रीन, ये भी जो मुआवन दरिया हैं जो आगे जाके दरियाए गिलगित में गिरते हैं, तो ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये हंदराब झील है। ये बहुत बड़ी झील है, मगर यहाँ तक जाने के लिए काफ़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। आपको पैदल चल के हंदराब के वादी से आपको पैदल चल के यहाँ तक जाना पड़ता है। और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत आबशारें आती हैं और बहुत ज़्यादा नज़ारे हैं, मगर ये पैदल ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है आपको। यहाँ तक गाड़ी वगैरह नहीं जाती। तो यहाँ से आगे फिर बढ़ते हैं तो नाज़रीन, हम गुलाम गुली वैली में दाखिल होते हैं। और गुलाम गुली की वादी भी बहुत खूबसूरत वादी है। और चूँकि इस वक्त बाहर का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ी हरियाली कम नज़र आ रही है। हर तरफ जो दरख्तों के पत्ते हैं वो बहुत कम आपको नज़र आएंगे। तो ये होटल है यहाँ पे, एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत होटल है ये गुलाम गुली में। और यहाँ आप इसकी गुजरते हुए मैंने रिकॉर्डिंग ली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी तस्वीर भी लगा दी जाए। अगर आपने कभी इधर आना हो तो आपको यहाँ का मोबाइल का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त हम फंडर की वादी में दाखिल हो चुके हैं। फंडर बहुत ही खूबसूरत वादी है। और अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मैं आपको फंडर की खूबसूरत वादी दिखाऊंगा। वो सामने नीचे मेरी जीप खड़ी हुई है और यहाँ से थोड़ा ऊपर बुलंदी पे आके मैं आपको थोड़े मनाजर दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको फंडर की खूबसूरत वादी दिखाऊंगा। इस वक्त वो सामने मेरी जीप खड़ी हुई है। और ये नाज़रीन, इस वक्त आप फंडर की खूबसूरत झील देख रहे हैं। इसको फंडर लेक कहा जाता है। और यहाँ फंडर की वादी बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत ज़्यादा सस्पेंशन ब्रिजेज़ हैं। उसके अलावा यहाँ दरिया जो गिलगित का दरिया है, इसके साथ जो बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ वादियाँ हैं। और ये देखें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजर हैं फंडर वैली के। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं आपको ये तमाम मनाजर दिखाऊंगा। तो नाज़रीन, मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस इलाके की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ उस इलाके की पूरी इन्फॉर्मेशन भी हो, ताकि आप कभी इस इलाके में आएँ तो आपको इस वीडियो को देखकर आप उस इलाके की तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, फंडर बहुत खूबसूरत वादी है। और यहाँ से फिर मैं फंडर से सफ़र करता हुआ आगे गाहकुच की वादी, यासीन की वादी और उसके बाद फिर जो गोपिस की वादी, उसके साथ एक खलती झील है जो बहुत ही खूबसूरत झील है। और उसके अलावा फिर यासीन की खूबसूरत वैली, गाहकुच वैली, गोपिस वैली और ये रास्ते में आने वाली जितनी भी खूबसूरत वादियाँ हैं वो सारी मैं आपको दिखाता हुआ गिलगित के रास्ते फिर हुंजा की तरफ निकल जाऊँगा। तो नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और मेरी तमाम वीडियो के मनाजिर आप देख सकें। जब हम गिलगित से संदूर की तरफ सफ़र करते हैं तो ये छोटा रास्ता, ये जो रोड इस वक्त आप देख रहे हैं, ये साफ़ सुथरा और बेहतरीन रोड है। और गिलगित से फंडर की वादी तक बेहतरीन और साफ़ सुथरी सड़क है। छोटी कार भी यहाँ आसानी से पहुँच जाती है। और उसके बाद फिर फंडर से आगे जो गुलाम गुली तक रास्ता है वो भी तकरीबन बेहतरीन है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं अपने साथ मोटरसाइकिल क्यों रखता हूँ। तो उसकी वजह यह है क्योंकि मैं ऐसे इलाकों में जाता हूँ जहाँ 12-12 घंटे की गाड़ी की मुसाफत में कोई शहर, कोई गाँव तक नज़र नहीं आता। तो इसका मैं एक आपको वाक़या बताता हूँ कि एक दफ़ा मैं चिलम से देवसाई की तरफ सफ़र कर रहा था और वहाँ से देवसाई से आगे मैं काला पानी की तरफ जा रहा था। तो वहाँ रास्ते में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना सफ़र है और कब तक मैं काला पानी तक पहुँच जाऊँगा। और मैं सफ़र करता रहा तो रास्ते में मुझे अंधेरा हो गया और अंधेरे में जो नोकदार पत्थर हैं वो नज़र नहीं आते थे। तो मेरी गाड़ी का एक टायर फट गया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ उसको स्टपनी थी मेरे पास, मैंने अपना टायर चेंज किया और उसके बाद फिर आगे का सफ़र मैंने शुरू कर दिया। तो तकरीबन कोई आधे पौने घंटे के सफ़र के बाद दोबारा दूसरा टायर भी फट गया। अब मेरे पास स्टपनी भी नहीं थी और दोनों टायर फट चुके थे। तो मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल पेश आई। मेरे पास जैकेट थी और चादर थी, मगर उसके बावजूद गाड़ी में मेरी
मेरी सर्दी कम नहीं हो रही थी और सारी रात वहाँ मैंने सर्दी में गुजारी। क्योंकि वो बर्फानी चीते का और रीछों का इलाका है, इसलिए रात मैंने गाड़ी में गुजारी और सुबह सुबह उठ के फिर रोशनी में मैंने घास इकट्ठी की और बहुत ज़्यादा घास जो वो है वो टायर के अंदर भरी। और उसके बाद फिर स्लो मैंने आगे का सफ़र किया और फिर मैं काला पानी पहुँच वहाँ से एक जीप वाले को कुछ पैसे दिए और वो टायर रिपेयर करवा के लाया। तो फिर मैंने इस तरह आगे का सफ़र अपना जारी किया। तो इस तरह मुझे एक नसीहत हो गई कि मैं ऐसे इलाकों में जाता हूँ तो मुझे अपने साथ बाइक रखनी पड़ती है। अगर खुदा न खास्ता टायर पंक्चर हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं मोटरसाइकिल पे आगे का सफ़र करके अपनी गाड़ी को रिपेयर कर सकूँ या करवा सकूँ। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अब्बास खोखर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।